कुछ बीमारियां इतनी गंभीर तथा खतरनाक हो जाती है कि उनका इलाज पैसों की कमी या इलाज की खोज ना होने के कारण संभव नहीं हो पाता है, जिसका एक उदाहरण कैंसर जैसा बीमारी है। विज्ञान की मदद से आज काफ़ी हद तक इसमें सुधार देखा गया है, पर कुछ बीमारियां ऐसी है जो शरीर को मौत से भी अधिक तकलीफ या पीड़ा देती है। ऐसी स्थिति में लोग मृत्यु की मांग करते हैं, जिसे इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु या यूथेनेसिया कहते हैं। आज इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। यह क्या होता है तथा यह कितने तरह का होता है तथा भारत में इससे संबंधित सरकार के क्या रवैये हैं। क्या होता है यूथेनेसिया? दया मृत्यु या यूथेनेसिया एक ऐसी मौत है जो इंसान खुद के लिए मांगता है। यह दो प्रकार का होता है, सहज मृत्यु या एक्टिव यूथेनेसिया। इसके अंतर्गत डॉक्टर पेशेंट को दवा या रसायन की मदद से मौत तक पहुंचा देता है। यह व्यवस्था ऐसे पेशेंट्स के लिए होता है जो किसी दर्दनाक रोग से पीड़ित हो, किंतु उनका रोग ऐसा नहीं होता है कि रोगी की मृत्यु तुरंत हो जाए। ऐसे रोगी जीवन रक्षक उपकरण की मदद से जिंदा नहीं होते, वे अपने बलबूते पर ही जिंदा होते हैं। एक्टिव यूथेनेसिया में डॉक्टर मुख्य रूप से 3 चरणों में मरीज को मृत्यु तक पहुंचाता है। पहला, प्राणघातक इंजेक्शन। इसमें मरीज को नींद या बेहोशी का इंजेक्शन देकर अचेत अवस्था में ले जाया जाता है और फिर दूसरे तथा तीसरे इंजेक्शन की मदद से उसके महत्वपूर्ण अंग जैसे कि मस्तिष्क तथा हृदय की कार्यप्रणाली को रोक दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 से 5 मिनट का समय लगता है और रोगी बिना किसी दर्द या बेचैनी के मर जाता है। दूसरा, एस्फिक्सिएशन। इस प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नर्व गैसें जैसे कि सेरिन, ट्यूबिन, CO के साथ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु आसानी से हो जाती है। तीसरा, डेथ मशीन। इसे डॉक्टर जैक केवोर्कियंस डेथ मशीन भी कहा जाता है। इस मशीन के उपयोग से कोई भी व्यक्ति बिना दर्द या पीड़ा के अपना जीवन समाप्त कर सकता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से जानेंगे। यूथेनेसिया का दूसरा प्रकार निष्क्रिय मृत्यु या पैसिव यूथेनेसिया होता है। इस प्रक्रिया के तहत रोगी को मृत्यु प्रदान करने के लिए इंजेक्शन या दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मरीज के शरीर से चिकित्सा संबंधित सपोर्ट सिस्टम जैसे दवा की नली, वेंटिलेटर आदि को हटा दिया जाता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे रोगी अचेतन स्थिति या कोमा में होते हैं और मृत्यु की प्रक्रिया को महसूस कर पाने की हालत में भी नहीं होते। भारत में पैसिव यूथेनेसिया के लिए एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है। मरीज के करीबी रिश्तेदार इसकी अनुमति के लिए अपने राज्य के उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है तथा मुख्य न्यायाधीश उनके लिए खंडपीठ बनाते हैं। खंडपीठ में 3 डॉक्टरों का एक टीम गठन किया जाता है और उसकी अनुशंसा पर अपना निर्णय सुनाता है। अरुणा शानबाग के मुकदमे के दौरान यह फैसला हाई कोर्ट में आया था। अरुणा शानबाग एक भारतीय नर्स थी जो एक वार्ड बॉय द्वारा यौन उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप लगभग 42 साल तक वनस्पतिक अवस्था यानी कि बिस्तर में पड़ी रही, जिसमें उनका शरीर ना के बराबर ही कार्य करता। इस अवस्था के बाद वह इच्छा मृत्यु के लिए एक याचिका दायर भी करती है, पर उसे स्वीकार नहीं किया गया। अरुणा शानबाग की मृत्यु से उठे मुद्दे ने यूथेनेसिया पर जारी बहस को फिर से एक बार शुरू कर दिया। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो यूथेनेसिया पर अपना निर्णय सुना चुका है, किंतु कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न आज भी उठाए जा रहे हैं जिनका समाधान उस ऐतिहासिक निर्णय में नजरअंदाज कर दिया गया था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब चंद रुपए के लालच में पुलिस फर्जी मुठभेड़, अफीम, चरस, दहेज आदि के फर्जी मुकदमे रच सकती है, तो क्या हमारे समाज में यूथेनेसिया का दुरुपयोग करना संभव नहीं होगा? ऐसे व्यक्ति जो गरीब है तथा उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिनके कारण से रोगी में कोई सुधार नहीं हो सकता, क्या उनके लिए पैसिव यूथेनेसिया उचित और न्याय संगत होगा? इस तरह का कुछ प्रश्न आज भी हमारे समाज में अनसुलझे हुए किस्से ही हैं, जिनका समाधान करना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ यूथेनेसिया के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस तरह का वीडियोस आपको नॉलेज बैकअप द्वारा बनाए गए सोशल इशू के प्लेलिस्ट में मिल सकता है। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें नॉलेज बैकअप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।